गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूबॉर्न हिस्ट्री कैसे लेना है या फिर ऐसे कौन से मैटरनल कंडीशन है जो न्यूबॉर्न के आउटकम में अफेक्ट कर दे या फिर मदर के अंदर में कौन सी ऐसी हिस्ट्री है जो हमें बच्चे के डायग्नोसिस में क्लू दे सकती है। सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि जब बच्चा डिलीवर हुआ तब पूरे दिन का था या प्रीटर्म था। ऑब्वियसली जब प्रीटर्म बेबी होता है तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रीमैच्योरिटी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एपनी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, एनीमिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी, बाद में इंट्राक्रेनियल ब्लीड, जॉन्डिस, हाइपोग्लाइसेमिया, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें हम प्रीमैच्योर बेबीज़ में एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट डेटेड बेबी है, जैसे कोई बेबी अगर 9 महीने 9 दिन रहना चाहिए लेकिन 9 महीने 15 दिन माँ के गर्भ में रह गया, तो उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस एक्सपेक्टेड है। क्योंकि ये बच्चा समय से ज़्यादा रहा है तो इसमें हम कुछ चेंजेस देख सकते हैं। इसके नेल्स थोड़े से बड़े हुए दिखेंगे हमको, इसकी जो स्किन है वो ओल्ड एज लुक होता है, उसमें सुरकुतियाँ होती है उसमें, और उसका जो पॉलीसाइथेमिक ऐसे बच्चे हो सकते हैं। इनके अंदर का लाइकर कम हो जाता है जिसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियस कहते हैं। और क्योंकि बच्चा टर्म से ऊपर है तो ये ऐसे बच्चे मेकोनियम माँ के पेट में ही पास कर देते हैं। तो जो ये मेकोनियम है या जो बच्चे का पॉटी है जो उसने अंदर कर दी है, इसके कारण से और पानी कम होने के कारण से तो बच्चे का मेकोनियम है वो डाइल्यूट नहीं होता और वो थिक मेकोनियम रहता है, जिसके कारण से मेकोनियम एस्पिरेशन का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर बच्चा पोस्ट डेटेड है। मदर को टीटेनस टॉक्सोइड लगा है या नहीं, टीटी का इंजेक्शन लगा है या नहीं। अब ये टीटी का इंजेक्शन सिर्फ माँ को प्रोटेक्ट नहीं करता टीटेनस से, ये बच्चे को भी प्रोटेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब माँ इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है तो ये एंटीबॉडीज प्लासेंटा के थ्रू बच्चे तक के पहुंचती है और बच्चे को टीटेनस से बचाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि सिर्फ IgG टाइप के एंटीबॉडीज प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं, IgM टाइप के एंटीबॉडीज क्रॉस नहीं करते। अब जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, जैसे ही हमने टीटी वैक्सीन दिया तो स्टार्टिंग में जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो IgM टाइप के बनेंगे और उसके बाद में जो एंटीबॉडीज बनेंगे वो IgG टाइप के बनेंगे। इसलिए जो सेकंड डोज ऑफ टीटेनस टॉक्सोइड का आप दे रहे हैं वो कम से कम डिलीवरी के 1 महीना पहले तक के होना चाहिए, ताकि वो एंटीबॉडीज बने और बच्चे तक के पहुंचे, IgG टाइप के एंटीबॉडीज बने और बच्चे तक के पहुंचे। तो पहली प्रेगनेंसी में 2 डोजेस लगते हैं और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में कम से कम 1 डोज माँ को मिला होना चाहिए, लेकिन वो डोज कम से कम 1 महीना पहले डिलीवरी के माँ को मिलना चाहिए। तब अगर डिलीवरी के 10 दिन 15 दिन पहले अगर डोज मिला है तो वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा बच्चे को। माँ का एज कितना है ये भी मैटर करता है। अगर माँ का एज बहुत ज़्यादा कम है, फॉर एग्जाम्पल से 18 साल की है और वीक है, तो ऐसे इसमें बच्चे भी थोड़े से कम वेट के और बाकी चीज़ें उनमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, IUGR हो सकता है। अगर एल्डरली प्राइमी है, 35 ईयर्स से ज़्यादा है, तो बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड है। इसमें क्रोमोसोमल एनामोलीज रह सकते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशंस रह सकते हैं, फिर ऐसे बच्चों में फिर ग्रोथ के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो एल्डरली प्राइमी में ये सारी चीज़ें देखने में आई है, तो माँ का एज भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। फिर इसके अलावा आता है कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत ज़रूरी है। अगर समझो माँ का ब्लड ग्रुप निगेटिव है ना, RH निगेटिव अगर ब्लड ग्रुप है, पहली प्रेगनेंसी में इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखे जाते, लेकिन अगर ये सेकंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो ऐसा इसमें अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है, जिसमें हमने देखा था कि नियोनेटल हाइपरबिलीरुबिनीमिया, मतलब जॉन्डिस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ सकता है कि बच्चे का एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको पता है कि माँ का ब्लड ग्रुप ORH निगेटिव है तो अपने तुरंत बच्चे का डिलीवरी होते बराबर ब्लड ग्रुप करना चाहिए, उसमें कुछ DCT, रेटी काउंट जैसी कुछ जांचें करनी चाहिए, उसका जॉन्डिस टेस्ट करना चाहिए और तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो हमने नियोनेटल हाइपरबिलीरुबिनीमिया के क्लास में समझे थे। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के ऊपर हम एक सेपरेट क्लास ले लेंगे। तो सिर्फ RH निगेटिव नहीं, अगर माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव भी है तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चे का जॉन्डिस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ऐसे कंडीशन में भी बच्चे का माँ का ब्लड ग्रुप अगर O पॉजिटिव है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कराना चाहिए और उसको जॉन्डिस के लिए मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि अगर माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है तो बच्चे में जॉन्डिस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मैटरनल डिसीजेस हैं जो बच्चे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर माँ को डायबिटीज़ है
या फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान माँ का शुगर का लेवल बढ़ा है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों में कुछ कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड है, जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों का वजन ज़्यादा होता है क्योंकि माँ का शुगर बढ़ा होता है। ये बढ़ा हुआ शुगर बच्चे के शरीर में पहुँचता है प्लासेंटा के थ्रू। अब ये बढ़े हुए शुगर को यूटिलाइज करने के लिए बच्चा इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इंसुलिन सिक्रीट करने के कारण जो बच्चे का ग्रोथ है वो ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण से हम देखते हैं कि इनका साइज़ हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बेबी। तो अगर समझो एक पर्टिकुलर 37 वीक पे नॉर्मल बेबी का वेट जितना होना चाहिए उतना इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर, मतलब जो बच्चा है जिसकी माँ को डायबिटीज़ है या जिसकी शुगर ज़्यादा है, उसका वेट हमेशा ज़्यादा रहेगा। अब इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसका सर उतना ही रहेगा, नॉर्मल साइज़ का रहेगा, लेकिन उसके शोल्डर्स बड़े रहेंगे। तो ऐसा बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि उसको शोल्डर डिस्टोशिया हो जाए, मतलब वो डिलीवरी के समय उसके शोल्डर्स फंस जाए। इसलिए हमने देखा है कि जब माँ को डायबिटीज़ होता है हमको सीजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट डिलीवरी हो सकती है। दूसरा, ऐसे बच्चों का हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है। अब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने के कारण उनके जॉन्डिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने समझा था जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो उससे बिलिरुबिन बनता है। तीसरा, ऐसे बच्चों का शुगर कम होने के चांसेस होते हैं। जैसे हमने अभी समझा था कि जो माँ का बढ़ा हुआ शुगर है वो प्लासेंटा के थ्रू बच्चे तक के जाता है और बच्चे के सारे सिस्टम नॉर्मल है, तो ये बढ़े हुए शुगर को यूटिलाइज करने के लिए वो इंसुलिन ज़्यादा बनाएगा। और डिलीवरी के बाद जब हम बच्चे को प्लासेंटा को कट करके सेपरेट करते हैं, कॉर्ड को कट करके सेपरेट करते हैं, तो ये बढ़ा हुआ शुगर का जो सोर्स है ये बंद हो जाता है, लेकिन इंसुलिन अभी भी ज़्यादा है उसके बॉडी में। तो ये इंसुलिन जो है बच्चे की शुगर को तेज़ी से कम करता है। इसलिए ऐसे बच्चों को हमको रेगुलरली शुगर मॉनिटरिंग करना पड़ता है, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में। तो पहले 72 घंटे तक बच्चे का शुगर कम होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऐसे बच्चों को हमें ज़्यादा मॉनिटरिंग करना पड़ता है। ये डिपेंड करेगा कि माँ के शुगर के लेवल कैसे थे। अगर समझो जो देखा गया है कि अगर समझो माँ का शुगर मेंटेन रहा है, डायबिटीज़ है भी लेकिन अगर शुगर्स के लेवल मेंटेन है तो मोस्टली बच्चे में प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर शुगर्स मेंटेन नहीं है, अगर शुगर्स के लेवल बहुत ज़्यादा शूट हुए थे या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, ऐसे कंडीशन में बच्चे को शुगर्स में प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर उसके शुगर्स कम होते हैं तो हमको आईवी फ्लूइड्स में उसके शुगर्स बढ़ाने पड़ सकते हैं, कुछ मेडिसिन हमको शुरू करने पड़ सकते हैं। इसलिए ऐसे बच्चे को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत बार एडमिट करना पड़ता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ जिस बेबी के मदर को है उसमें हमने देखा है कि कुछ पर्टिकुलर ट्रांजिएंट हार्ट डिसीज़ भी होते हैं, जैसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की हाइपरट्रॉफी ऐसे बेबीज़ में देखी गई है। इसके अलावा अनएक्सपेक्टेड फीटल लॉस का भी चांस होता है, मतलब जैसे ही बच्चा टर्म के पास पहुंचता है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन बच्चे की डेथ हो जाती है। इसीलिए जब मदर को डायबिटीज़ रहता है तो मोस्टली जो डिलीवरीज की जाती है, सीजरियन सेक्शन किया जाता है, वो 37 वीक्स के पहले ही की जाती है, जिसके कारण से मोस्ट ऑफ द टाइम जो डायबिटीज़ मदर को होने वाले बेबीज़ है वो प्रीमैच्योर होते हैं। और प्रीमैच्योर होने के कारण उनमें जो प्रीमैच्योरिटी के प्रॉब्लम्स है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें जॉन्डिस के चांसेस बढ़ जाते हैं और उनमें एपनिया के भी पॉसिबिलिटीज़ रहती है। इसके अलावा जो इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर है, मतलब ऐसा बेबी जो डायबिटिक मदर को डिलीवर हुआ है, उसमें ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न जो हम बोलते हैं कि 24 घंटे के लिए सांसों का तेज़ रहना, वो भी पॉसिबिलिटी रहती है, जिसके कारण उनको एडमिशन लग सकती है। अब डायबिटीज़ के अलावा हमने देखा कि थायराइड एक माँ को रह सकता है, जिसके लिए मदर को थायराइड की गोली चल रही है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे का थायराइड कराना बहुत ज़रूरी है। अगर माँ को थायरॉक्सिन चल रहा है तो बेटर है कि जो कॉर्ड ब्लड है उसी में बच्चे का थायराइड आपने कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे में थायराइड कम रहा तो उसमें जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो सकता है, और जो ब्रेन की ग्रोथ है वो पहले 2 साल में कंप्लीट हो जाती है। इस टाइम पे बच्चे को थायराइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर यहाँ पे थायराइड अगर कम हो जाता है तो परमानेंट ब्रेन डैमेज होकर बच्चा मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है। इसलिए बहुत से कंट्रीज़ में वो हर बेबी का थायराइड लेवल करते हैं कॉर्ड ब्लड में। अब अगर माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो प्लासेंटा के थ्रू जो ब्लड बच्चे तक के पहुँच रहा है
उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण से उसमें जो फ्लो है उसको वो कम हो सकता है। इसे हम कहते हैं यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, जिसके कारण से बच्चे तक के ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पाता। अब ये ब्लड ना पहुंचने के कारण बच्चे की जो ग्रोथ है वो हैम्पर हो जाती है और बच्चे का साइज जो है वो छोटा रहता है। हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे मोस्टली आईयूजीआर रहते हैं। आईयूजीआर मीन्स इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, उसका एक मेजर कारण है मैटरनल पीएच, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो ऐसे कंडीशन में जो बच्चे का वजन है वो कम हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, जो ओलिगोहाइड्रोमनियस जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये यूटेरो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, बच्चे तक के ब्लड नहीं पहुंच रहा है, तो बच्चा एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनाता है ताकि वो जितना भी ब्लड उस तक पहुंच रहा है उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ऐसे बच्चे पॉलीसाइथेमिक होते हैं, मतलब उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है और हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने के कारण पॉलीसाइथेमिया है उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पॉलीसाइथेमिया में एपनिया होना या फिर शुगर्स कम होना या फिर जो ब्रेन के अंदर क्लॉट्स तैयार हो जाना और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाना, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ होती है अगर बच्चे में पॉलीसाइथेमिया रहा तो। और पॉलीसाइथेमिया का एक कारण प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन भी। इसके अलावा कुछ मेडिसिन मदर को दिए जाते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें हम समझते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स है, लेबेटोलॉल जैसे। तो ऐसे मेडिसिन बच्चे में शुगर्स कम करने का कारण बन सकते हैं। अगर माँ का ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है और वो प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया में जा रहे हैं और उनको समझो मैक्सल्फ का इंजेक्शन दिए है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या फिर इक्लेम्शिया को प्रिवेंट करने के लिए, तो मैक्सल्फ जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है। तो अगर ऐसे बच्चे को, ऐसा बच्चा जिसकी माँ को मैक्सल्फ मिला है, वो बच्चा ऐसा हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे सुस्त पैदा हो सकता है सांस लेने में दिक्कत हो सकता है उसको वैगन मास लग जाए। अगर समझो माँ को कन्वल्जन्स आते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो बच्चे को उस वक्त ब्लड सप्लाई बंद होकर बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए ये मैक्सल्फ देना ज़रूरी रहता है। लेकिन ये मैक्सल्फ कभी कभी बच्चे में ट्रांजिएंट डिप्रेशन करता है, थोड़ी देर के लिए बच्चा सुस्त हो जाता है, डिलीवरी के बाद में रोता नहीं है, तो उसको थोड़ा सा हेल्प लग सकता है, बैगन मास के रूप में हो सकता है उसको एडमिशन लग जाए। इसके अलावा अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है, जैसे डिलीवरी के पहले ही अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गए, तो मेम्ब्रेन्स जो है वो बेबी को प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। तो जब प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर बेबी प्रीमेच्योरली डिलीवर हुआ है और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो थोड़ा भी ड्यूरेशन अगर है तो भी वो सिग्निफिकेंट है, ऐसे बच्चे को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर बेबी टर्म भी है, जैसे पूरे दिन का भी है, लेकिन अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हुए हैं, मतलब लेबर पेन शुरू होने के पहले ही अगर समझो मेम्ब्रेन रप्चर हुए हैं, तो ऐसे कंडीशन में अगर ये मोर देन 18 आवर्स है, या किसी किसी सेंटर में वो 24 आवर्स का क्राइटेरिया लेते हैं, अगर ये मोर देन 24 आवर्स मेम्ब्रेन लीक हुए हैं डिलीवरी के, तो वो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे कंडीशन में बेबी को एडमिट करके हमें उसका सेप्टिक प्रोफाइल के लिए वर्कअप करना होता है ना। इन्फेक्शन को रूल आउट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज ऐसे पेशेंट सेप्टिसेमिया में जा सकते हैं। तो अगर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है प्रीमेच्योर बेबी में ऑफ एनी ड्यूरेशन या फिर टर्म बेबी में भी मोर देन 18 आवर्स का है, तो बेटर है कि ऐसे पेशेंट को एडमिट करके उसको इवेल्युएट करना चाहिए कि कहीं उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी प्लान करना चाहिए। इसके अलावा डिलीवरी के पहले कई माँ को ब्लीडिंग तो नहीं हुआ था, जिसको हम कहते हैं एंटीपार्टम हीमरेज। अब एंटीपार्टम हीमरेज के बहुत सारे कारण हैं। प्लेसेंटल सेपरेशन हो सकता है या फिर प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, जो हम कहते हैं कि यूटरस के निचले हिस्से में अगर प्लेसेंटा है तो जिसके कारण से डिलीवरी के टाइम पे ब्लीड हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में वो जो ब्लीडिंग है वो आइदर मदर की तरफ से हो सकता है या फिर बेबी की तरफ से हो सकता है। अगर बेबी की तरफ से ब्लीड रहा तो ऐसा बच्चा पेल हो जाता है और वो एनीमिक रहता है एट बर्थ, और उसको उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अगर एंटीपार्टम हीमोरेज की हिस्ट्री है तो बच्चे का हीमोग्लोबिन इवेल्युएट करना ज़रूरी है, कहीं बच्चे का हीमोग्लोबिन ड्रॉप तो नहीं हुआ। इसके अलावा अगर कहीं से प्लेसेंटल सेपरेशन हुआ है और ब्लीड हुआ है तो ऐसा बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस्ड रह सकता है। उसको आपने एंटिसिपेट करना चाहिए कि ऐसे बच्चे को डिलीवरी होने के बाद थोड़ा सा हेल्प लग सकता है, हो सकता है उसको डिस्ट्रेस रहे, हो सकता है उसको वैगन मास लग जाए। तो ये हिस्ट्री भी आपको एंटिसिपेट करनी है अगर माँ को
एंटीपार्टम हीमोरेज है तो। इसके अलावा अगर माँ को फीवर है, अब फीवर जो है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आता है तो ज़्यादा तकलीफ देता है, क्योंकि उस वक्त बच्चे के पार्ट्स बन रहे होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे का डिटेल इवैल्यूएशन आपको करना ज़रूरी है, उसका हार्ट का, आइज़ का चेकअप कराना ज़रूरी है, खास करके अगर ये फीवर रैश के साथ हो, क्योंकि ये रूबेला का साइन हो सकता है और रूबेला की आंखों पे, उसके हार्ट पे, उसके ब्रेन पे इफेक्ट डाल सकता है। अगर फीवर विथ रैश लास्ट ट्राइमेस्टर में आता है, मतलब आखिरी के 3 महीनों में आता है, तो ये इन्फेक्शन बच्चे तक पहुंच सकता है और बच्चे तक पहुंच के बच्चे को डिलीवरी के बाद में थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। अब वो क्या तकलीफ देगा वो डिपेंड करेगा कि कौन सी बीमारी थी, बुखार कितना किस कारण से था और वो उसने बच्चे को कितना ज़्यादा इन्फेक्ट किया है। तो एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। माँ को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो ऐसे बेबी को डिलीवरी के तुरंत बाद हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन मिलना ज़रूरी है और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मिलना ज़रूरी है, क्योंकि इसको माँ से बच्चे तक आने से रोकने के लिए हेपेटाइटिस बी को आपको ये इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन डिलीवरी के तुरंत बाद देना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को नेविरेपिन नाम का एक एंटी रेट्रोवायरल जो ड्रग है वो देना ज़रूरी है HIV को माँ से बच्चे तक आने से रोकने के लिए। इसके अलावा अगर माँ को सीजर्स आते हैं, मतलब माँ को अगर कन्वल्जन्स आते हैं, तो भी बच्चे के इसमें फ़र्क पड़ सकता है। जो सीजर्स के लिए मेडिकेशंस चल रहे हैं उसका असर बच्चे के ऊपर हो सकता है। अगर माँ को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, समझो माँ को ASD है, VSD है, जिसके कारण से उनको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन है, तो बच्चे में, होने वाले बच्चे में भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है उसको भी ASD या VSD की पॉसिबिलिटी हो। बेटर है ऐसे बच्चे का आप इको डिस्चार्ज के पहले करवा लीजिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि एंटीनेटली बच्चे का स्कैन हुआ है क्या, वो भी करना ज़रूरी है। जैसे अगर माँ की सोनोग्राफी के कुछ रिपोर्ट्स में कुछ फाइंडिंग्स है जो हमको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर माँ का गर्भाशय में जो गर्भजल है वो कम है, जैसे उनका लाइकर कम है, तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियस कहते हैं। ओलिगो मतलब कम, हाइड्रोमनियस मतलब पानी। तो माँ का जो गर्भजल है वो अगर ज़रूरत जो रिक्वायरमेंट है उससे कम है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोमनियस कहते हैं। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये हमको समझना है कि ये जो गर्भजल बनता है ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है और बच्चा इसको सॉलो करता है और बच्चा इसको इसमें यूरिन भी करता है। अब जो यूरिन है वो कंट्रीब्यूट करता है इसके अमाउंट के बारे में। तो जब भी ये गर्भजल कम हो, ओलिगोहाइड्रोमनियस हो, तो हमने बच्चे में कोई किडनी के डिसऑर्डर्स तो नहीं है ये देखना ज़रूरी है। जैसे कोई पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल है या किडनी का आर्जेनेसिस है या फिर कहीं पे कुछ ब्लॉकेज है जिसके कारण से यूरिन बाहर नहीं आ पा रहा है, ये चीज़ हमको समझना है। तो जो भी बच्चा है जो उसको अगर मदर को ओलिगोहाइड्रोमनियस की हिस्ट्री है तो वो बच्चे को हमने KFT करवा लेना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट करवा लेना चाहिए और उसका एक रीनल स्कैन करवा लेना चाहिए, कहीं उसको कुछ रीनल एनामोलीज तो नहीं है। और एक चीज़ जो हमको समझनी है कि जो यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है उसमें भी ओलिगोहाइड्रोमनियस होता है। अगर बच्चा IUGR है, किसी कारण से अगर उसका ग्रोथ नहीं हुआ है तो भी ओलिगोहाइड्रोमनियस रह सकता है। गर्भजल का एक रोल होता है कि वो जो बच्चा उसको उसके लंग्स के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर हमने देखा है कि अगर समझो बच्चे के लंग्स है और उसका एक ब्रोंकस बंद है तो उसके आगे का लंग्स डेवलप ही नहीं होता, क्योंकि वो गर्भजल उसमें नहीं जाता। तो जो ओलिगोहाइड्रोमनियस की हिस्ट्री के साथ में मदर आते हैं उनके बेबी में लंग्स डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनमें लंग हाइपोप्लेजिया हो सकता है, मतलब उनका लंग्स बराबर से डेवलप ही नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसे बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस अगर रहता है तो आपने देखना चाहिए कि कहीं उसको हाइपोप्लास्टिक लंग तो नहीं है, उसका एक्सरे होना चाहिए और उसको उस हिसाब से इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। तो मेकोनियम पास कर दिया डिलीवरी के पहले और ओलिगोहाइड्रोमनियस है, मतलब पानी कम है, तो वो मेकोनियम डाइल्यूट नहीं होता और थिक मेकोनियम एस्पिरेशन के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। गर्भजल ज़्यादा है तो इसका क्या कारण है। अब जैसा हमने समझा था कि बच्चा ये गर्भजल पीता भी है और पेशाब में भी निकालता है। अगर समझो किसी कारण से बच्चा पी नहीं पा रहा है, माँ के गर्भ में ही बच्चा अगर गर्भजल नहीं पी पा रहा है, मतलब उसका जो इसोफेगस है उसमें कोई दिक्कत हो सकती है या आगे डिओडिनम में कोई दिक्कत हो सकती है।
जिसके कारण से वो उसे सॉलो नहीं कर पा रहा और उसके कारण से पॉलीहाइड्रोमनियस मतलब गर्भजल का अधिक मात्रा में होना ये पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीट करती है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चे के इंटेस्टाइन बाहर है तो वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और जिसके कारण से पॉलीहाइड्रोमनियस होता है। तो इंटेस्टाइन जो बाहर है उसको हम ओम्फेलोसील कहते हैं, है ना। तो ओम्फेलोसील में हमको पॉलीहाइड्रोमनियस मिलता है। इसके अलावा अगर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, मतलब जो स्पाइन है बच्चे का वो ओपन है और उसमें से मेनिंजेस अगर एक्सपोज हुए तो ये मेनिंजेस बहुत ज़्यादा फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसके कारण से पॉलीहाइड्रोमनियस रहता है। इसके अलावा कुछ डिसीजेस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल बार्टर सिंड्रोम, जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा यूरिन करता है जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं, और ये पॉलीयूरिया के कारण भी बच्चे का जो गर्भजल है वो ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी आपको हिस्ट्री मिलती है कि माँ को पॉलीहाइड्रोमनियस था तो ऐसे बेबी को जब आप इवेल्युएट कर रहे हैं तब आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा जो एंटीनेटल स्कैन है उसमें हम देख सकते हैं कि बच्चे को कोई कंजेनेटल एनामोलीज तो नहीं थी। बहुत बार हम देखते हैं कि 20 वीक्स पे जो एनामोली स्कैन होता है उसमें अगर कोई मेजर डिफॉर्मिटी रही तो पेरेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप अबॉर्शन के लिए सोच सकते हैं। लेकिन अगर कुछ माइनर डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक ASD है, VSD है या फिर माइल्ड पेल्विक फुलनेस है, मतलब किडनी पे हल्की सी सूजन दिख रही है, तो ये जो स्कैन्स होते हैं वो हमको गाइड करते हैं कि बच्चे को पॉसिबिलिटी किसी कंजेनाइटल डिसीज़ की हो सकती है और ऐसे कंडीशन में बच्चे का इवेल्युएशन कर लेना चाहिए पोस्टनेटली। फॉर एग्जांपल अगर माइल्ड पेल्विक फुलनेस दिखाते हैं किडनी में, थोड़ा सा किडनी का साइज़ बड़ा दिखाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में डिलीवरी होने के बाद बच्चे का इवेल्युएशन कर लेना चाहिए। अगर समझो एंटीनेटल स्कैन में दिखाया कि ब्लैडर फुल है तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल के लिए इवेल्युएट कर लेना चाहिए। तो एनामोली स्कैन बहुत बार हमें हेल्प करती है। और इसके अलावा अगर एंटीनेटल स्कैन में बच्चे का साइज़ अगर छोटा बताया गया है तो ये पॉसिबिलिटी दिखाता है कि बच्चा IUGR है और आपको उस हिसाब से बच्चे का इवेल्युएशन और उसके जो रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए एंटिसिपेट करके तैयार रहना है। कुछ मेडिसिन्स है जो माँ को देने के बाद बच्चे को हेल्प करते हैं और कुछ मेडिसिन्स ऐसे हैं जो अगर माँ में दिए गए हैं तो आप बच्चे में कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम हमेशा पूछते हैं कि आयरन मिला क्या, फोलिक एसिड मिला क्या। अब ये जो फोलिक एसिड दिया जाता है एक्चुअली ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं उनको अवॉइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्पाइना बाइफिडा है, मेनिंगोमाइलोसील है, ये ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है। तो इसमें बच्चे को ये डिसीजेस ना हो इसलिए माँ को फोलिक एसिड दिया जाता है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जो न्यूरल ट्यूब है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है वो पहले महीने में ही बन जाता है, गर्भ के पहले महीने में ही बन जाता है। और माँ को पता तब चलता है जब उसका पीरियड मिस होता है। तो जब तक माँ को पता चलता है कि उसको वो प्रेग्नेंट है ऑलरेडी न्यूरल ट्यूब बन चुका होता है। इसलिए अगर आइडियली हम देखें तो जो फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन है वो 1 मंथ प्रायर टू कंसेप्शन होना चाहिए। मतलब प्रेग्नेंट होने के 1 महीने पहले से कम माँ ने फोलिक एसिड लेना चाहिए। तो अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है तो उन्होंने 1 महीना पहले से ही फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी चाहिए ताकि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। दूसरा, आयरन सप्लीमेंटेशन हम मोस्टली सेकंड ट्राइमेस्टर से शुरू करते हैं क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वोमिटिंग्स रहते हैं जिसके कारण से आयरन डाइजेस्ट नहीं होता। तो एटलीस्ट सेकंड ट्राइमेस्टर से माँ ने जो आयरन का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए जिसके कारण से बच्चे का हीमोग्लोबिन बना रहे और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी हो। तो ये 2 चीज़ें हमको पूछना है कि माँ को मिली है या नहीं। इसके अलावा कुछ स्पेशल मेडिसिन हम देते हैं माँ को जिसके कारण से बच्चे में हेल्प हो। फॉर एग्जांपल एंटीनेटल स्टीरॉइड्स है। अगर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि डिलीवरी समय से पहले हो सकती है तो प्रीमैच्योरिटी के कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए माँ को स्टीरॉइड देना ज़रूरी है। तो अगर ये स्टीरॉइड समय पे मिल जाए तो बच्चे में हमने देखा कि एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS या फिर हाइलेंड मेम्ब्रेन डिसीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे बच्चों में NEC भी कम देखा गया है, मतलब नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस जो फीडिंग इंटॉलरेंस के कारण बच्चों में प्रीमैच्योरिटी का कॉम्प्लिकेशंस है वो भी कम होता है। तो एंटीनेटल स्टीरॉइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। अगर बच्चा प्रीमैच्योर डिलीवर हुआ है तो अगर उसको स्टीरॉइड मिले तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो आराम से सारी चीज़ों से बाहर आ जाएगा। अगर स्टीरॉइड नहीं मिले हैं तो मैं उस हिसाब से भी चीज़ें एंटिसिपेट करूँगा। अगर एक बच्चा जिसको एंटीनेटली माँ को स्टीरॉइड मिले हैं और माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, मैं वेट करूँगा। लेकिन अगर माँ को एंटीनेटल स्टीरॉइड नहीं मिले हैं
और बच्चे को डिस्ट्रेस है तो मैं सर्फैक्टेंट देने के बारे में ज़्यादा सोचूंगा एज़ कम्पेयर टू ऐसा बेबी जिसके माँ को एंटीनेटली स्टीरॉयड मिले हैं। दूसरा हमने समझा था कि अगर माँ को मैक्सल्फ मिला है तो बच्चा डिप्रेस्ड रहने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल एंटी एपिलेप्टिक्स है, जैसे माँ को कन्वल्जन्स आते हैं और वो कुछ मेडिसिन एंटी कन्वल्सेंट ले रही है, तो ऐसे बेबी में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होना या थोड़ा सा किसी ड्रग्स के साथ में ASD VSD होना, ऐसा भी मेंशन किया हुआ है। कुछ मेडिसिन है जो बच्चे में प्रॉब्लम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सल्फर ड्रग है या फिर वॉरफेरिन है या फिर हिपेरिन मिला है या फिर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है, वो बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर माँ को मिले हैं। तो ऐसे कंडीशन में हर मेडिसिन के बारे में हमको डिटेल में इवेल्युएट करना चाहिए। उसका अगर हम लिस्ट देखें तो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, माँ को जो ऑक्सीटोसिन मिलता है, जो डिलीवरी के टाइम पे अगर उसको नॉर्मल डिलीवरी के ट्रायल के लिए अगर समझो ऑक्सीटोसिन मिला है, तो ऑक्सीटोसिन के कारण बच्चे में जॉन्डिस होने के चांसेस है। इसके अलावा बच्चे में हाइपोनेट्रीमिया होने के भी चांसेस है, क्योंकि हमने देखा प्यूटिटरी से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन में कुछ प्रॉपर्टी एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के भी रहते हैं, और जिसके कारण से बच्चा थोड़ा फ्लूइड रिटेन कर सकता है, हाइपोनेट्रीमिया में जा सकता है। और क्योंकि ये फ्लूइड रिटेन करता है तो आरबीसीज रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, जिसके कारण जॉन्डिस बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा मैटरनल एडिक्शंस भी मैटर करते हैं। टोबैको एडिक्शन इंडिया में बहुत कॉमन है। जो टोबैको है वोसो कंस्ट्रिक्शन करता है, मतलब ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबीज को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और इसके कारण से बच्चे का ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, ओलिगोहेटेरोनियस हो सकता है। इसी के प्रकार जो स्मोकिंग के हैबिट्स है, अगर मदर स्मोक करती है तो उसके कारण से बच्चा IUGR पैदा हो सकता है, उसका वेट कम हो सकता है और उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर मदर ड्रिंक करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर बिफोर प्रेगनेंसी के कुछ महीने पहले तक के, तो इसके कारण भी एक बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन, फेस की बनावट में कुछ प्रॉब्लम और उसके ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, जिसको फिटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। और ये काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर माँ एडिक्शन कुछ कर रही है तो। इसके अलावा हमको ये भी पूछना है कि जो पहली संतानें कैसी है। अगर पहले के कुछ संतानों में एबॉर्शन की हिस्ट्री है, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शन है, 2-3 हो गए, 4 हो गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो बेबीज़ है उनमें क्रोमोसोमल एनामोलीज रही होगी, जिसके कारण से वो पहले ट्राइमेस्टर में ही उनका एबॉर्शन हो गया। तो कुछ क्रोमोसोमल एनामोलीज ऐसी होती है, या क्रोमोसोमल एनामोलीज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो वायबल नहीं है, जिसके कारण से वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी लॉस हो गए। लेकिन ये बेबी में भी कुछ कंजेनाइटल एनामोलीज या कंजेनाइटल डिफेक्ट या फिर जेनेटिक डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर बच्चे को सिम्टम्स है तो उस हिसाब से हमको सोचना चाहिए। दूसरा, अगर समझो प्रीवियस सिबलिंग को कुछ कंजेनाइटल एनामोलीज है तो इस बेबी में भी होने के चांसेस होते हैं। तीसरा, अगर प्रीवियस बेबी में जॉन्डिस हुआ है, अगर माँ का ब्लड ग्रुप O है और प्रीवियस बेबी में हिस्ट्री है कि बच्चे को एडमिट किया था, उसको फोटोथेरेपी देनी पड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बेबी में भी जॉन्डिस होगा और बच्चे को ट्रीटमेंट लगेगी। इसके अलावा प्रीवियस बेबी में अगर कुछ अनएक्सप्लेन्ड डेथ है, फॉर एग्जांपल बच्चा जब 7 दिन अच्छा था और उसके बाद में एकदम से ख़राब होके एक्सपायर हो गया, और स्पेसिफिक हिस्ट्री होती है कि डिलीवरी के बाद अच्छा था लेकिन अगले 2-3 दिन में ख़राब होकर बच्चा एक्सपायर हो गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, और ऐसे कंडीशन में ये बेबी को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है इसमें भी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म आया हो, और उस हिसाब से आपने सोचना चाहिए कि क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 2 प्रेगनेंसी के बीच का गैप भी हमको देखना है कि जो प्रीवियस सिबलिंग हुआ था बहुत छोटा था, तभी माँ ने फिर से कंसीव कर लिया क्या, तो ऐसे कंडीशन में माँ का शरीर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता और जो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिसिट रह सकती है, और हो सकता है कि जो इस बार का बेबी हो वो IUGR हो जाए, क्योंकि माँ का न्यूट्रिशनल रिकवरी होने के पहले वो फिर से कंसीव कर लिया उन्होंने, जिसके कारण से ये बेबी को वो बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं पहुँचा सकी और ये बच्चा IUGR हो गया। अब ये हो गया जन्म से पहले की सारी हिस्ट्री, जिसको हम एंटीनेटल हिस्ट्री कहते हैं। इसके बाद हमको ये पूछना है कि डिलीवरी के टाइम पे क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल 4-5वें दिन बच्चा अपने पास आ रहा है, तो हमको ये पूछना है कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को क्या कंडीशंस थी, बच्चा होते बराबर रोया था,
अब ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चा होते बराबर रोया था या नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा माँ के पेट में जब रहता है तो उसको सांस लेने की ज़रूरत नहीं रहती। सारा जो उसका ऑक्सीजन का और न्यूट्रिशन का जो जिम्मेदारी है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर ही कंप्लीट करती है। जब बेबी बाहर आके रोता है दैट मीन्स उस टाइम पे वो सांस लेता है। और अगर ये डिले हो गया, फॉर एग्जांपल बेबी अगर होते बराबर 5 मिनट रोया ही नहीं, तो इसका मतलब उतने समय के लिए हो सकता है बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया और वो बेबी के ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इसलिए बच्चा होते बराबर रोया नहीं, ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर मेकोनियम स्टेन लाइकर है, मतलब बच्चे ने माँ के पेट में ही मेकोनियम पास कर दिया है, पॉटी कर दिया है, इसके कारण भी हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर मेकोनियम स्टेन लाइकर है तो ऐसे बेबी में हो सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे उसने वो मेकोनियम इनहेल कर लिया हो, सीने में ले लिया हो, जिसके कारण से या तो बच्चे को इमीडिएटली सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि वो मेकोनियम जाके फेफड़े में फंस जाएगा और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत करेगा, या फिर कभी कभी 6 घंटे के बाद भी डिस्ट्रेस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो मेकोनियम लंग्स में जाके फंसा है उसको बॉडी रिएक्ट करती है, वहाँ पे वो निमोनाइटिस क्रिएट करती है, जिसको हम केमिकल निमोनाइटिस कहते हैं, जिसके कारण से बच्चे को 6 घंटे के बाद भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो मेकोनियम स्टेन लाइकर ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। साथ ही अगर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम की हिस्ट्री है तो ऐसे बच्चों में हमने देखा है कि पीपीएचएन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन ऑफ न्यूबॉर्न, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमको देखना है कि प्लेसेंटा कैसा था। अगर प्लेसेंटा के 2 आर्टरी और 1 वेन होनी चाहिए, अगर 1 आर्टरी और 1 वेन ही है तो ऐसे कंडीशन में भी बच्चे में जेनाइटल डिफेक्ट होने के चांसेस है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो ट्रैक्ट है उसमें भी डिफेक्ट हो सकता है, या फिर इसमें किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, इससे रिलेटेड भी डिफेक्ट हो सकते हैं। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 वेसल्स थे या 3 वेसल्स थे, वो भी पूछना ज़रूरी है। अब इसके अलावा आपको अगर बच्चा नहीं रोया है तो उसको क्या रिससिटेशन लगा, इसका डिटेल लेना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा थोड़ा सा डिप्रेस था, हल्का बैगन मास लगा है, लेस देन 1 मिनट है, तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। लेकिन किसी बच्चे को अगर 1 मिनट से ज़्यादा रिससिटेशन लगा है, बच्चा बहुत ज़्यादा डल था, या फिर किसी बच्चे को इंट्यूबेशन लगा है और वो बहुत देर तक के बैगन मास पे था, तो ऐसे कंडीशन में हम एंटिसिपेट करते हैं कि सिग्निफिकेंट ब्रेन को ऑक्सीजन कम हुआ है। ऐसे कंडीशन में हम सिलेक्टिव हेड कूलिंग या फिर बॉडी कूलिंग के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे बच्चे में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि हो सकता है इसको कन्वल्जन्स आए, हो सकता है कि इसको ज़्यादा स्टे लगे। बहुत बार ऐसे बेबीज़ को बीपी भी कम रहता है और बहुत देर तक उनका एनआईसीयू स्टे रहता है। तो ये हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम दूसरी तरीके से इवेल्युएट करते हैं कि अबगार स्कोर क्या था डिलीवरी के टाइम के। तो अबगार स्कोर अगर बहुत कम है तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि डिलीवरी के टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा लिम था, और उसको हम 1 मिनट पे 5 मिनट पे इवेल्युएट करते हैं। अगर 5 मिनट का भी अबगार बहुत कम है तो ऐसे बेबी में हम एंटिसिपेट करते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, इसको बर्थ एस्फिक्सिया के चांसेस है, इसको हो सकता है कि कन्वल्जन्स आए, हो सकता है इसको ज़्यादा समय के लिए एनआईसीयू में रखना पड़े। इसके अलावा अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन की हिस्ट्री है तो ऐसा देखा गया है कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है और वो नॉर्मली डिलीवर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे को निकालने में दिक्कत हो सकती है, और इसलिए बहुत से जो ऑब्स्टेट्रिशियन है वो प्रेफर करते हैं कि वो सीजरियन सेक्शन ही करें। तो अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन हुआ है और बच्चा डिलीवर हुआ है वजाइनली तो उसमें ट्रॉमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे कंडीशन में हमने देखा है कि जो सुप्रारेनल ग्लैंड्स है कभी कभी उसमें हिमोरेजेस हो जाते हैं, और जिसके कारण से बच्चा पोस्ट डिलीवरी हाइपोग्लाइसीमिया में या फिर शॉक में प्रेजेंट होता है। तो अगर ब्रीच डिलीवरी की हिस्ट्री है वजाइनली तो आपने एड्रिनल्स एक बार इवेल्युएट कर लेने चाहिए, कहीं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद में बच्चे के कुछ हिस्से में अब देखते हैं कि इकाइमोसिस है ना, ब्राउनिश या फिर पर्पल कलर के पैचेस है। फॉर एग्जांपल, अगर फेस प्रेजेंटेशन के साथ में बेबी डिलीवर हुआ है, उसके फेस पे आपको इकाइमोसिस और एडिमा दिखेगा, या फिर समझो कोई एक हैंड समझो डिलीवरी के पहले प्रेजेंटिंग पोजीशन में था और उस कंडीशन में आपको देखेंगे कि हाथ पूरा रेड है या फिर पर्पल है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब लेबर प्रोग्रेस नहीं करता और हम देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन फंस गया था डिलीवरी के टाइम पे
बर्थ कैनाल में, तो ऐसे कंडीशन में वो हिस्से पे बहुत ज़्यादा सूजन या फिर इकाइमोसिस आ सकता है। और बहुत बार ऐसे कंडीशन में सीज़र किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी सीज़र होने के बावजूद भी वो हिस्से में एडिमा और इकाइमोसिस रहता है, जो अगले कुछ दिनों तक के मे बी 7 डेज 8 डेज के लिए भी परसिस्ट कर सकता है। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन कौन सा था डिलीवरी के टाइम पे वो अगर पता है तो आप देख सकते कि कहीं ये उस कारण से तो नहीं है। इसके अलावा मोड ऑफ डिलीवरी भी आपको थोड़ा सा आइडिया देती है। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा बर्थ कैनाल में से नॉर्मली वजाइनली डिलीवर होता है तो उसके चेस्ट के अंदर का फ्लूइड पूरा स्क्वीज होके निकल जाता है। लेकिन अगर समझो सीजर डिलीवर हुआ है और बेबी बर्थ कैनाल के थ्रू नहीं आया है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत बार थोड़ा सा फ्लूइड लंग्स में रिटेन रह जाता है, जो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिसके कारण से और बच्चा मोस्टली अगले 2 दिन में सेटल हो जाता है, जिसको हम ट्रांजिएंट टैकेपनी ऑफ न्यूबॉर्न या TTN भी कहते हैं। तो अगर सीजर सेक्शन हुआ है और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, बाकी चीज़ें ठीक है, तो हो सकता है वो TTN हो या फिर ट्रांजिएंट टैकेपनी ऑफ न्यूबॉर्न हो। अब ये होगी नेटल हिस्ट्री, मतलब डिलीवरी की टाइम की हिस्ट्री। अब कुछ पोस्ट नेटल हिस्ट्री में के बारे में भी हमको इंक्वायर करना चाहिए। जैसे अगर बच्चा आपके पास 7वें दिन 10वें दिन आया है और आप जानना चाहेंगे कि इमीडिएटली आफ्टर बर्थ कैसे क्या हुआ था, जैसे बच्चे को एडमिट करना पड़ा था या माँ के पास दिया था। अगर माँ के पास दिया था तो ब्रेस्ट फीडिंग कितने जल्दी एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि अगर बच्चे ने बहुत जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश कर लिया मतलब उस टाइम पे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा, बच्चे ने यूरिन कितनी देर में पास किया। अब जो यूरिन और स्टूल है ये हिस्ट्री इवेल्युएट करना ज़रूरी है अगर बच्चा इमीडिएटली डिलीवरी के बाद आपके पास आया है। पहले 24 घंटे में बच्चे ने स्टूल पास कर लेना चाहिए। अगर स्टूल पास नहीं किया है तो आपने इवेल्युएट कर लेना चाहिए कि एनल ओपनिंग बराबर है या नहीं, या फिर अगर हम उसमें से लुब्रिकेट करके एक छोटा सा फीडिंग ट्यूब डाल के देखते हैं तो उसमें मेकोनियम लग के आता है या नहीं, क्योंकि बहुत बार हाई एनल एनामोलीज जो रहते हैं वो मिस हो जाते हैं और हमने उस हिसाब से सोचना चाहिए अगर बच्चे ने 24 घंटे में स्टूल पास नहीं किया तो। दूसरा, 48 आवर्स तक के बच्चा यूरिन पास कर सकता है। पहले 48 आवर्स में यूरिन आउटपुट थोड़ा सा कम रह सकता है, लेकिन अगर 48 आवर्स हो गए और फिर भी बच्चे ने यूरिन पास नहीं किया तो हमने उसके तरफ देखना चाहिए। बहुत से यूनिट में वो 24 आवर्स का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, लेकिन अगर हम बुक के गाइडलाइंस के हिसाब से जाए तो उन्होंने 48 आवर्स दिया हुआ है। अगर 48 आवर्स के बाद भी बच्चा यूरिन पास नहीं कर रहा तो आपने देखना चाहिए कि उसकी जो किडनी यूरेटर ब्लैडर का जो है पैसेज है वो बराबर बना है या नहीं, या फिर बच्चा कहीं डिहाइड्रेटेड तो नहीं, उसको मिल्क मिल रहा है या नहीं, और उस हिसाब से आपने बच्चे को इवेल्युएट करना चाहिए। बहुत बार बच्चे को नॉर्मल सलाइन के बोलसेस और कभी कभी लैसिक्स भी देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा प्रीलैक्टियल फीड्स तो नहीं दिए थे। फॉर एग्जांपल, डिलीवरी के बाद में शहद चटाना, बकरी का दूध देना, गाय का, बहुत बार जो रिचुअल्स है इसके कारण भी बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है और ऐसा बच्चा बाद में सेप्टिसेमिया के साथ में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये प्रीलैक्टियल फीड्स अगर है तो वो सिग्निफिकेंट हिस्ट्री है, वो आपके सेप्सिस के डायग्नोसिस को सपोर्ट करती है। इसके अलावा कहीं बॉटल फीडिंग तो नहीं दिया था। अगर फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो फार्मूला मिल्क बराबर से डाइल्यूट किया था या नहीं। बहुत बार लोग बच्चे को पचेगा नहीं करके फार्मूला भी डबल डाइल्यूट करते हैं, या फिर काउज मिल्क देते हैं उसको भी डबल डाइल्यूट करके देते हैं। तो ये हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि डाइल्यूशन बराबर था या नहीं, फार्मूला मिल्क दिया था तो कौन सा दिया था, काउज मिल्क दिया था तो डाइल्यूशन कैसे किया था। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना ज़रूरी है पोस्ट नेटल हिस्ट्री में। इसके अलावा अगर पेशेंट आपके साथ में कुछ कंप्लेंट के साथ में प्रेजेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी उसको नियोनेटल हाइपरबिलिरुबिनेमिया है या फिर वो डिक्रीज एक्सेप्टेंस के साथ आया है, तो वो चीज़ों को इवेल्युएट करना पड़ेगा। लेकिन आज की क्लास में हमने समझा कि मैटरनल कंडीशंस कौन सी है और क्या नियोनेटल हिस्ट्रीज हमको डायग्नोसिस के तरफ ले जा सकती है। इसके अलावा जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है, तो जैसे हम पीडियाट्रिक्स में या फिर बाकी इसमें हिस्ट्री लेते हैं उस हिसाब से हमको जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है उसकी हिस्ट्री लेनी चाहिए। थैंक यू।